हे वाला स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जिस वक्त अपनी हल्दी की रस्म के लिए बैठी हुई थी, वहीं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। अचानक से पहले काव्या उससे दूर हो जाती है और फिर अचानक से ही मिली भी। लेकिन तभी अचानक से एक और हादसा होता है और वो ये था कि आर्यांश उसके ठीक बगल में आकर के बैठ गए थे। और जैसे ही वो उससे सट करके बैठते हैं, सामने आए सारे मीडिया जो लगातार आशी और आर्यांश को कैप्चर करने लगते हैं। आशी को ये देख करके एकदम से हैरानी हो गई थी कि आर्यांश तो शादी के दिन आने वाले थे, फिर ये आज हल्दी के दिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आशी जो उन्हें देखकर कहती है, अपने हाथ को मेरी कमर से हटाइए। आर्यांश कहते हैं, मैं अपनी होने वाली बीवी के कमर पर हाथ रखा हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। आशी जो कहती है, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। आपको क्या लगता है कि आप मुझसे शादी कर लेंगे? वही आर्यांश एक बार आशी की तरफ देखते हैं और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा तुम्हें। मतलब मेरे बगल में बैठी हो, हल्दी की रस्म को पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार होकर, और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर जा सकते हो। आशी जो कहती है, इसे दाद तो मुझे आपकी हिम्मत पर देनी चाहिए, क्योंकि भाई अश्वनी राठौर को चैलेंज करने के लिए गट्स की जरूरत होती है। मान गए, आपके अंदर हिम्मत तो है। आर्यांश जो आशी की बात सुन करके कुछ नहीं कहते और बस एक हल्की से स्माइल पास कर देते हैं। वहीं अब हल्दी के रस्म धीरे धीरे शुरू होने लगे थे। पंडित जी जो पूरी तरह पूजा वगैरह की विधि को कंप्लीट कराते हैं और उसके बाद सब लोग धीरे धीरे हल्दी लगाने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आर्यांश के घर से आई हुई हल्दी, जो कि इस वक्त आशी के ठीक सामने बाउल में रखी हुई थी, उसे देख करके आशी की मॉम सुरभि जी जो कहती हैं, सबसे पहले आर्यांश जी अगर हल्दी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? सारे लोग इस बात पर एग्री कर जाते हैं, लेकिन आशी नहीं। आशी जैसे ये सुनती है, वो तुरंत ही अपने सिर को ना हिलाते हुए कहती है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा है, आप उसे कहिए ना हल्दी लगाने के लिए। आर्यांश भी आशी की बात से सहमत होते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा हो, आप सबसे पहले ये रस्म उसी से शुरू करवाइए। सुरभि जी और साथ ही आए हुए वहाँ के सारे गेस्ट और सभी लोग आर्यांश की बात सुन करके एकदम से आर्यांश पर इम्प्रेस हो जाते हैं। आशी जो धीरे से टॉन्ट वे में आर्यांश के कान की तरफ उड़ाते हुए कहती है, वैसे एक बात तो है आपके अंदर, हर जगह पर आपको अपनी जनता इकट्ठा करने में बहुत मज़ा आता है ना। बात बात पर बस लोगों को इम्प्रेस करने की आदत है आपकी। वही आर्यांश भी आशी का रिप्लाई करते हुए कहते हैं, सीखा तो मैंने तुम्ही से है। बीच सोसाइटी में तुमने अपनी जनता बना ली, तो फिर मैं तो इतना कर ही सकता हूँ ना। आशी जो उनकी बात को याद करते हुए कहती है, मुझे तो उस दिन की बात याद भी नहीं है जिस दिन के बारे में सोच सोच करके आप मुझसे बदला लेने के मूड में आ चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको अचानक से हो क्या गया है। अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी जी रही थी मैं, हाँ करके सब तहस नहस करने का इरादा बना लिया इन्होंने। आर्यांश जो कहते हैं, बनाने का इरादा नहीं, बल्कि अब आपकी जिंदगी तहस नहस हो चुकी है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए कि अब आपके साथ क्या होने जा रहा है। वहीं सामने बूढ़ी दादी जो कि आशी की ही फैमिली से थी, वो आकर के आशी के चेहरे पर धीरे धीरे हल्दी लगाने की रस्म को शुरू करती हैं। जैसे ही उन्होंने हल्दी उसके गालों पर लगाया था, सब लोग उसके ऊपर फूल डालने लगते हैं। आर्यांश जो ऊपर से आते हुए फूल को देखकर आशी से कहते हैं, परसों इसी तरह से हमारे फेरे पर भी सब लोग फूल डालेंगे। आशी जो कहती है, सपने में। वहीं धीरे धीरे एक एक करके लोग आते और आशी और आर्यांश को एक साथ ही हल्दी लगाते। वैसे तो लड़कियां आर्यांश को हल्दी लगाने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी, मगर जैसे ही लड़कियां आर्यांश को हल्दी लगाने के लिए आती हैं, आर्यांश अपनी भौं में सिकोड़ करके उन सारी लड़कियों को देखते हैं और फिर उन्हें इशारों से ही भगा देते हैं। और जो लड़कियां नहीं भागती, आर्यांश के बॉडीगार्ड्स भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही अब बारी काव्या की आई थी, आर्यांश जी भी कुछ नहीं कहते। वैसे ही काव्या इतना ज़्यादा डर रही थी। पहले वो आशी को बहुत ही प्यार से हल्दी लगाती है और उसके बाद जैसे ही वो आर्यांश की तरफ बढ़ती है, वो पहले तो थोड़ा पीछे हो जाती है, क्योंकि अभी तक उसने देखा था कि सारी नौजवान लड़कियों से आर्यांश ने हल्दी नहीं लगवाई थी। लेकिन काव्या जैसे ही पीछे होने वाली होती है, आर्यांश उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम लगा सकती हो। जैसे काव्या ये सुनती है, वो खुश होते हुए कहती है, ओके जीजू,
और ये बोल कर कि वो आर्यांश के गालों पर धीरे से हल्दी लगा लेती है और फिर उनके पैर के पास भी हल्दी लगा लेती है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में आर्यांश को खुश रखना था, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आर्यांश ही थे जो उसकी लाइफ को सेट कर सकते थे। धीरे धीरे इसी तरह से सब लोग आते और आशी और आर्यांश को साथ में हल्दी लगाते हैं। अब सारे लोग की हल्दी लगाने की बारी अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी। जब आशी देखती है कि सब लोग अब धीरे धीरे उससे दूर होने लगे हैं और सब लोग अब धीरे धीरे इस रस्म को पूरा कर चुके हैं, तो वो अपनी साड़ी को उठा करके उस जगह से खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में जल्द से जल्द आर्यांश से दूर जाना था। लेकिन तभी पंडित जी उसे रोकते हुए कहते हैं, अब अगर दुल्हा दुल्हन एक साथ बैठे ही हैं तो आपस में भी एक दूसरे को हल्दी लगा लें। जैसे आर्यांश से सुनते हैं, वो आशी की तरफ देखते हुए कहते हैं, बैठिए आशी जी, आपको भी हल्दी लगा दूं मैं। आशी जो उनकी तरफ घूर कर देखती और कहती है, मुझे नहीं लगवाना आपसे हल्दी, किसी भी हालत में नहीं लगवाना। और ये बोल करके वो उन पंडित जी को देकर एक हल्के से स्माइल पास करती है, जिससे वो पंडित जी जो कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर कन्या नहीं लगवाना चाह रही तो। वैसे तो आशी ने सबको दिखाने के लिए स्माइल पास की थी, मगर उसकी आंखों में उसका गुस्सा पंडित जी ने साफ देख लिया था। लेकिन तभी सुरभि जी आते हुए कहती हैं, अरे ऐसे कैसे नहीं, है ना मन आशी का, है ना बेटा, चलो बैठो, आर्यांश जी को तुम लगाओ और ये तुम्हें लगाएंगे। आशी जो कहती है, मम्मी प्लीज़ मुझे अंदर जाना है। लेकिन सुरभि जी उसे रोकते हुए कहती हैं, कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठो तुम। और वो मुस्कुराते हुए आर्यांश जी से कहती हैं, आप लगाइए बेटा। लेकिन फिर आशी झटके से खड़े होते हुए कहती है, नहीं मुझे वॉशरूम जाना है। और ये बोल करके वो जल्दी से साड़ी को उठा करके अपने घर की तरफ भाग जाती है। वहीं सुरभि जी को थोड़ा सा ये एम्बैरेसिंग लगा था, जिसकी वजह से वो आर्यांश जी से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, माफ़ करिएगा बेटा, वो थोड़ी ज़िद्दी है ना। आर्यांश जी जो कहते हैं, ज़िद्दी है, इसलिए तो मेरी भी ज़िद बन गई है। और ये बोल करके वो भी खड़े हो जाते हैं और वो भी अब वहाँ से निकल चुके थे। जहाँ सारे लोग इस वक्त गार्डन में एंजॉय कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, वहीं आशी जो काफ़ी गुस्से में अपने घर के अंदर जा चुकी थी, उसके घर में इस वक्त कोई नहीं था। वहीं वो अपने पहले तो हॉल एरिया में जाती है और बड़े से शीशे में खुद को देखती है और ख़ुद को इस हालत में देख करके उसे ज़ोर ज़ोर से रोने का मन करा था, लेकिन वो खुद को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी। वहीं तभी अचानक से वो जैसे ही मुड़ती है, उसके ठीक सामने वो किसी से जाकर के लड़ जाती है। वो एकदम से अपने हाथ को उस शख्स के सीने पर रखते हुए जोर से उससे धक्का देते हुए कहती है, व्हाट द हेक, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस आदमी के शक्ल पर पड़ती है, वो एकदम से हैरान होते हुए कहती है, यू नो व्हाट, आप एक स्टॉकर हैं, आप दिन भर मुझ पर नजर रखते हैं, आपको शर्म नहीं आती है करते हुए। आर्यांश, ये कोई और नहीं बल्कि आर्यांश ही थे। वही आर्यांश जो सिर्फ 2 से 3 कदम ही पीछे हुए थे और आशी के इस तरह धक्का देने पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ गया था। वो आशी के उन दोनों हाथ को पकड़ते हैं और उन दोनों हाथ को बहुत ही डेस्परेटली देखते हैं और फिर पहले तो आर्यांश उसकी बात को पूरी तरह अवॉइड करते हुए अपने होठों से उन दोनों हाथों को चूमते हैं और फिर आशी से कहते हैं, मुझे हल्दी लगाओ। आशी जो कहती है, आपका दिमाग ख़राब हो गया है या फिर आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है। आर्यांश उससे कहते हैं, आज हमारी हल्दी है, हल्दी लगाना तो बनता है ना एक दूसरे को, और वैसे भी बहुत जल्द अब हम शादीशुदा होने वाले हैं, तो इसलिए तुम्हारे एनर्जी जहाँ पर भी तुम वेस्ट करे वो मत करो, तुम्हारी एनर्जी और भी बाकी चीज़ों में बहुत काम आने वाली है। आशी जो कहती है, किन चीज़ों में काम आने वाली है। आर्यांश कहते हैं, ऑब्वियसली तुम्हें दिन भर मुझसे लड़ाइयाँ करनी होंगी, मुझसे झगड़ा करोगी, मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी, इन सब में तुम्हें बहुत एनर्जी लगेगी और फिर मुझे भी तो झेलना है ना तुम्हें। आशी जो अपने हाथ को आर्यांश के हाथों से छुड़ाते हुए कहती है, मुझसे दूर ही रहिए आप, और हाँ, मुझे कोई अबला नारी समझने की गलती मत कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं फाइटिंग करूँगी ना तो हाथ से थप्पड़ नहीं मारती हूँ, डायरेक्टली मुंह पर मुक्का मारती हूँ। और मेरा मुक्का जब तक आप नहीं खा रहे ना, तभी तक आपकी ये शान शौकत बनी रहेगी। जिस दिन मेरे हाथ का एक पंच आपके नाक पर पड़ा ना, जो भी आप अपनी अकड़ लेकर के घूमते हो ना अपनी नाक पर, सबकी सब धरी की धरी रह जाएगी। आर्यांश जो उसे देखकर कहते हैं, जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। और ये बोल करके वही झटके से ही आशी के हाथ को एक बाउल में डुबोते हैं, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी हल्दियाँ रखी हुई थी,
जो कि आशी और आर्यांश के लिए ही रखी गई थी, और वो उसके हाथ को अपने हाथ से मिलाते हैं और फिर अपने हाथ में भी हल्दी लेते हुए उसको उसके कमर पर धीरे से रखते हैं और उसे एक झटके में ही घुमा करके शीशे की तरफ कर देते हैं। आशी की साड़ी से हल्की हल्की उसकी पतली कमर नजर आ रही थी। वहीं आर्यांश जो उसकी साड़ी के प्लेट्स को पूरी तरह से साइड करते हैं और उसके ठीक नेवल के पास अपने हाथ को ले आकर के धीरे से उसके कमर पर सहलाते हुए कहते हैं, हैप्पी हल्दी जान। आशी जैसे ही सुनते हैं उसकी आंखें पहले तो एकदम से बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर आशी को रियलाइज़ होता है कि वो इस वक्त ये सब क्या कर रही है, और वो तुरंत ही आर्यांश से खुद को दूर करने की कोशिश करने लगती है, जिसमें आर्यांश का पूरा कुर्ता जो कि वो ख़राब कर चुकी थी। आर्यांश जो उसके हाथ को तुरंत ही अपने गाल पर लगाते हुए कहते हैं, तो फाइनली हमारी हल्दी बन चुकी है। आशी जो कहती है, मैंने कहा दूर रहिए दूर रहिए दूर रहिए मुझसे, और ये बोल करके वो फिर से आर्यांश को झटके से अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगती है। वहीं आर्यांश जो अपने हाथों को आशी के बाजू से धीरे धीरे नीचे करते हैं और फिर वो पूरे उसके शरीर पर धीरे धीरे हल्दी लगाना शुरू कर देते हैं। आशी जो कहती है, मुझे गर्मी हो रही है, छोड़िए। वहीं आर्यांश उससे कहते हैं, शावर लेना है मेरे साथ। आशी जैसे ही सुनती है वो एकदम से पीछे होते हुए कहती है, क्या आपके साथ शावर? मेरा तो बन कर रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ मैं। और ये बोल करके वो तुरंत ही साड़ी को उठाती है और फिर अपने रूम की तरफ भाग जाती है। वहीं विदाक्ष, काव्या और साथ ही शाश्वत और मिली इन सारी हरकतों को देख रहे थे और वो चारों के चारों एक दूसरे को आपस में देखते हैं और फिर मुंह बंद करके हंसने लगते हैं। आर्यांश जो शीशे की तरफ देखते हैं और उन चारों को घूरते हुए कहते हैं, यहाँ से खुद जा रहे हो तुम सब कि मैं मुड़ करके तुम सारों के पैर तोड़ूं। जैसे उन्होंने इतना बोला था, वेदाक्ष, शाश्वत जो काव्या और मिली को लेकर के तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं आशी जो अपने रूम में आ चुकी थी और उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। आशी जो इधर उधर रूम में टहलते हुए कहती है, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, ऐसे नहीं रह सकती मैं। आज मेरी हल्दी हो गई, कल मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मेरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने दे सकती मैं, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए। आशी कुछ सोच। वहीं जैसे ही उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, आशी एकदम से गुस्साते हुए कहती है, तो ये फिर आ गए? अभी तक इनको हल्दी लगा कर के सुकून नहीं मिला। पहले तो मेरी कमर पर हल्दी लगाई, उसके बाद मेरे हाथ पर और गले वले पता नहीं कहाँ कहाँ हल्दी लगाती है। और ये बोल करके वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, मेरा दिमाग और मत खराब। उसने इतना बोला ही था कि तभी वो देखती है कि उसके सामने तो मौसी खड़ी हैं, जो कि उसके लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने लेकर आई हैं। वो आशी से कहती हैं, चलो अब खाना भी तो खा लो। और अचानक से कहाँ भाग गई थी तुम? आशी जो अपनी मासी को देखकर कहती है, खाना? कितनी देर से भूखी थी मैं, लाइए जल्दी दीजिए। और ये बोल करके वो जल्दी से अपनी मासी के हाथ से खाना लेती है और तुरंत ही अंदर जाते हुए कहती है, अब आप जाइए यहाँ से। उसकी मासी जो कहती हैं, अकेले अकेले कैसे खा रही हो? आर्यांश जी आ रहे ना, वो अपने हाथ से खिलाएंगे। आशी जो कहती है, मासी नहीं नहीं। और ये बोल करके वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करते कहती है, उन्हें बोल दीजिए कि खबरदार जो यहाँ पर अपने कदम भी रखे तो ये मेरा रूम है और हमेशा मेरा ही रहेगा, उन्हें यहाँ पर आने की कोई इजाज़त नहीं है। वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ से उसकी मासी हंसते हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे उन्होंने तंग किया क्या तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों आशी? आशी जो अपनी मासी को कहती है, आप जाइए यहाँ से और जाकर के खा करके मोटी होइए आप। खाना अगर ख़त्म हो गया ना तो फिर रोना शुरू कर देंगी मेरी तरफ भी। और ये बोल करके वो जाती है और पहले अपने कपड़े को चेंज करती है और नहा करके फिर जल्दी से अपने खाने की तरफ दौड़ कर आ जाती है और खाना खाते हुए कहती है, खाना खाने के बाद शायद मेरा अकल थोड़ा काम करे और फिर जाके मैं कोई आइडिया बनाऊं। तो ही आज पूरे हल्दी का भी दिन निकल जाता है। वहीं शाश्वत और मिले के बीच भी अब बातें थोड़ा नॉर्मलाइज हो गई थी। जहां मिली शाश्वत को बार बार तंग किए जा रही थी, वहीं शाश्वत आ करके मिली से कभी उसका हालचाल पूछता तो कभी उसके खाने के लिए पूछता। इवन मिली को वो अपने हाथ से ही खाना खिलाया जा रहा था, क्योंकि मिली के हाथ में अभी भी पूरी तरह से हल्दी का कलर लगा हुआ था, जिसे देख देख करके मिली को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस तरह से शाश्वत और मिली वहीं काव्या और विदाश के बीच लव स्टोरी चल रही थी, आर्यांश को ये सब देख देख करके बहुत गुस्सा आ रहा था। आर्यांश खुद से ही कहते हैं, हल्दी मेरी है और यहाँ पर रोमांस इन लोग का चल रहा है। आज की भी शाम ऐसे ही गुजर जाती है और फिर रात होती है। सारे लोग रात में गाने बजा करके डांस कर रहे थे। कुछ लोग गाना गाते और कुछ लोग डांस करते। वहीं आशी को भी बार बार लोग डांस करने के लिए बुला रहे थे,
मगर आशी का दिमाग तो चांद तारों में ही अटका हुआ था। वो इस वक्त आंगन में थी जहाँ से आसमान साफ तरीके से नजर आ रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मगर सिर्फ आशी की नज़र उस चांद तारों पर थी। काव्या जो उसे कहती है, कहाँ उधर देखी जा रही है, सामने देखना किस तरह से बुआ डांस कर रही है तेरी। आशी जो कहती है, मैं कब डांस करूँगी ऐसे। काव्या जो कहती है, अरे तुझे भी डांस करना है, मुझे तो पता ही था कि तुझे डांस कितना पसंद है, चला हम दोनों साथ में करते हैं। और ये बोल करके वो जैसे ही आशी को खींचने वाली होती है, काव्या एकदम से कहती है, नहीं, मुझे खुशी बना करके डांस करना है। ऐसे ऐसे खुद को बनता हुआ देख करके मैं खुश कैसे हो सकती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मैं खुल करके डांस करूँ, खुल करके अपनी ज़िंदगी जीऊँ। क्या ये पॉसिबल नहीं है? वही काव्या जो से कहती है, किसने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल होगा, तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। लेकिन शादी से भागना कोई सोल्यूशन नहीं होता आशी। तुझसे किसने कह दिया कि शादी के बाद लोग खुशी भरी ज़िंदगी नहीं जीते हैं। जो कहती है, किसी को कहने की क्या ज़रूरत है, देखा है मैंने लोगों को किस तरह से उनके हस्बैंड उन्हें टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, जो मन चाहे वो करते हैं। औरतों को तो बस ऑब्जेक्टिफाई करने वाली चीज़ बना दिया है इस मर्द समाज ने, और मैं उस मर्द समाज के साथ नहीं रह सकती। तुझे तो कोई आइडिया भी नहीं कि आर्यांश मुझसे शादी करना क्यों चाहते हैं। वही काव्या जो कहती है, क्योंकि वो तुझसे प्यार करते हैं, तुझे पसंद करते हैं आशी। आशी को इस बात पर आर्यांश की कही हुई वो बात याद आ जाती है जब आर्यांश ने उससे कहा था कि तुम एक बार तो मेरी इंसल्ट कर चुकी हो, दोबारा नहीं करने दूंगा। और फिर वो अपने रिवेंज के बारे में उससे बताते हैं। आशी जो कहती है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते, बल्कि मुझसे तो वो उस दिन की वसूली करना चाहते हैं जिस दिन मैंने उनकी इंसल्ट की थी। तो इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। वो खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी, मगर अब काव्या का ध्यान उसकी बातों से हट करके सामने की तरफ चला गया था जहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे। मिली जो काव्या को बुलाती है तो काव्या भी उसके पास डांस करने के लिए चली जाती है, क्योंकि मिली और काव्या तो आज बहुत खुश थे। एक तो मिली को इतना हैंडसम और क्यूट बंदा मिला था, और वहीं काव्या जिसकी मॉम भी अब धीरे धीरे विदाक्ष को एक्सेप्ट करने के लिए मानना शुरू कर दी थी। यहाँ पर सब खुश थे सिवाय आशी के, और वहीं दूसरी तरफ आर्यांश के मेंशन में सब लोग मस्ती के माहौल में व्यस्त थे, लेकिन आर्यांश के दिमाग में अभी भी टेंशन थी। सारे लोग बाहर बैठ करके एंजॉय कर रहे थे। वहीं आर्यांश को विदाक्ष बुलाने आता है। विदाक्ष उनके दरवाजे पर नॉक करता है। आर्यांश पहले तो दरवाज़ा खोलते ही नहीं, लेकिन बार बार नॉक करने की वजह से आर्यांश परेशान हो जाते हैं और थोड़ा चिल्लाते हुए कहते हैं, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। विदाक्ष जो धीरे से दरवाज़ा खोल करके अंदर की तरफ झांकता है और फिर धीरे से अपने भाई को देखकर कहता है, भाई आप क्या कर रहे हो? आर्यांश इस वक्त पुशअप्स मार रहे थे और उनकी बॉडी पसीने से तार तार हो रखी थी। विदाक्ष अंदर आते हुए कहता है, भाई ये एक्सरसाइज का टाइम थोड़ी ना है, और आप इतने पुशअप्स। वो देखता है कि आर्यांश की बॉडी पर हर जगह पसीने हो रखे हैं, और वहीं एसी का भी टेम्परेचर इस वक्त 23 पर था, जिसे देखकर विदाक्ष एकदम से परेशान हो जाता है और कुछ कदम पीछे होते हुए कहता है, इसका मतलब भाई का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर इस वक्त इनसे कुछ भी बात किया तो पिट जाऊंगा। एक काम करता हूँ, यहाँ से निकल लेता हूँ। और ये बोल करके वो जैसे ही बाहर जाने वाला होता है, आर्यांश उससे कहते हैं, क्या बोलना था? विदाक्ष जैसे ही सुनता है वो धीरे से कहता है, कुछ नहीं भाई, आप बिजी रहो, मैं बाद में बात कर लूँगा। और ये बोल करके वो फिर से भागने को होता है, लेकिन तभी आर्यांश उससे कहते हैं, काव्या के बारे में बात करनी है। विदाक्ष जो कहता है, भाई वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि आप अंतर्यामी हो, लेकिन कहूँगा नहीं, वरना आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल सही गेस किया आपने, काव्या के बारे में बात तो करना था। वो एक्चुअली मॉम का मूड बहुत सही है ना अभी, तो अगर आप बोल देते ना तो आपके साथ साथ कल काव्या की भी मेहंदी हो जाती भाई, बट आपकी मर्ज़ी है। भाई आर्यांश से कहते हैं, अच्छा। और फिर वो खड़े हो जाते हैं। इस वक्त आर्यांश की ऊपर की सारी बॉडी नेकेड थी, वहीं नीचे उन्होंने सिर्फ लोअर पहन रखा था। आर्यांश को देखकर विदाक्ष कहता है, वाओ भाई क्या मस्त बॉडी बनाई आपने, 6 पैक से कहीं 12 पैक पर तो नहीं जाना है। लेकिन एक बात बताओ, इतनी मस्कुलर बॉडी बना करके करोगे क्या? आपको तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना होता है, आपके पास ऑलरेडी इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, पुलिस वाले हैं, और अब तो भाभी भी आ रही हैं लड़ने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि वो आपकी मस्त सिक्योरिटी गार्ड बनेंगी।
आपको अगर कोई मक्खी भी छू देना तो बस भाभी तो बौखला उठेंगी। आर्यांश जो कहते हैं, पहले उसका अपना गुस्सा मेरे ऊपर से ख़त्म हो तब तो। वैसे काव्या के बारे में क्या बात करनी थी? वेदांश जो कहता है, भाई वो काव्या ना मुझे बहुत लाइक करती है, तो मैं सोच रहा था कि उसका दिल क्यों ही तोड़ूं। अब अगर वो पसंद करती है तो क्यों ना उसकी शादी करा दी जाए। आर्यांश जो कहते हैं, किससे? वेदांश जो कहता है, अब वो पसंद मुझे करती है तो ऑब्वियसली मुझसे करवाएंगे ना भाई। आर्यांश जो कहते हैं, ये कहो कि तुम खुद उस पर लट्टू हो, उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? वही वेदांश जो कहता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि आप लट्टू हैं भाभी पर। जैसे आर्यांश सुनते हैं वो वेदांश को घूर कर देखते हुए कहते हैं, आइंदा से ना इस बारे में बात मत करना तुम। और इसने कह दिया कि वो मुझे पसंद है। वहीं वेदांश जो कहता है, ओहो तो आप ये कह रहे हो कि आपको वो पसंद नहीं है? आर्यांश जो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, उससे तो नफरत होती है मुझे। वेदांश जो कहता है, ठीक है समझ गया मैं, माना कि इलेक्शन आ रहा है लेकिन जनता से झूठ बोलना होता है इलेक्शन में, अपने भाई से नहीं। और ये बोल करके वो जल्दी से दरवाज़ा खोल करके बाहर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो थोड़ा देर और यहाँ पर रहा तो फिर वो कुट जाएगा आर्यांश से। वही आर्यांश उसे जाता हुआ देख कर कहते हैं, कुछ भी बोलता है स्टूपिड। और ये बोल करके वो खुद शीशे के सामने आ जाते हैं। उनके पूरे बदन में इस वक्त स्वेटिंग की बूंदें नजर आ रही थी। वहीं उनके माथे से पसीने जो लगातार दौड़ते हुए उनके चेस्ट को छूते हुए उनके एब्स के साथ साथ उनके लोअर के अंदर जा रहे थे। आर्यांश जो अपने स्वेटिंग को ऊपर की तरफ करते हैं और धीरे से उसे टॉवल से पोंछते हुए आशी के बारे में सोचने लगते हैं। और वहीं वेदांश के बारे में सोच करके वो हल्का स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं उसे पसंद करूँगा। कैसे सोच सकता है ये पागल लड़का। खैर मुझे इस बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी मुझे आशी बिल्कुल पसंद। और जैसे उन्होंने इतना बोला था, अपने आप ही उनकी ज़ुबान रुक जाती है और फिर वो खुद को फिर से शीशे में देखते हैं और ड्रेसिंग टेबल पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, एम आई श्योर मुझे वो पसंद नहीं है, राइट? ऑब्वियसली नहीं पसंद है। और ये बोल करके वो शावर लेने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही एक तरफ आशी की रातें जो आर्यांश के बारे में सोच सोच करके गुजर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आर्यांश की भी रातें आज आशी के नाम पर ही थी। अगला दिन मेहंदी का था। आशी के लिए आज बहुत ही प्यारी सी धानी कलर की साड़ी को चूज किया गया था, जो कि काव्या और मिली आकर के उसे पहना तो देती हैं, मगर आशी आज ज़रा भी खुश नहीं थी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अपने प्लान में ही वो फंसती जा रही है। अगर वो आर्यांश से शायद कुछ ना बताती तो उसके पास भागने का ऑप्शन भी होता, लेकिन उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो भागेगी कहाँ पर। लगातार उसके दिमाग में ये बातें बस दौड़े जा रही थी कि तभी काव्या जो उसको साड़ी पहनाते हुए कहती है, अच्छा सुन, वो लट्टू लड़का याद है तुझे, अमन? आशी तो इस वक्त किसी ख्याल में ही गुम थी, मगर काव्या की बात सुन करके वो कहती है, याद है। वहीं दूसरी तरफ काव्या जो उससे कहती है, ऐसे क्यों बोल रही है, तुझे पता ना वो तुझे कितना पसंद करता था। जैसे मैंने बताया कि तेरी शादी हो रही है ना, वो तुझे देखने के लिए आना चाह रहा था। वो कह रहा था कि एक बार तुम्हें दुल्हन बनता हुआ देख लूँ। जैसे आशी सुनती है वो कहती है, ये आशिकों की भी आशिकी कभी ख़त्म नहीं होती है। और कुछ? काव्या जो कहती है, हाँ वैसे उसकी टिकट ना पता नहीं फाइनल हो भी पाएगी या नहीं, रिजर्वेशन ले लिया है लेकिन अभी टिकट कंफर्म हुई नहीं है। आशी जो कहती है, वैसे वो रहता कहाँ पर है? काव्या जो से कहती है, वैसे रहता तो वो पुणे में है, लेकिन अभी रिसेंटली बनारस में किसी के यहाँ शादी थी तो वहीं पर आया था। और फिर मैंने बताया तो वो सोचा कि बनारस से लखनऊ कितना ही दूर है, तो बस आने को रेडी हो गया। जैसे ही आशी काव्या के मुँह से सुनती है वो कहती है, अच्छा बनारस में रहता है? काव्या जो कहती है, हाँ उसके मॉम डैड तो बनारस से ही है ना, तो इसी वजह से। वो तो बाहर काम करता है अमन, पुणे में, इस वजह से वो पुणे रहता है। आशी के दिमाग में हल्का सा कुछ हिट करता है, लेकिन फिर वो खुद ही कुछ सोचते हुए अपने सिर को ना में हिलाने लगती है। काव्या और मिली उसे देखकर कहती है, ये क्या, तू खुद से बातें कर रही है क्या? मिली भी उसे देखकर कहती है, ये देखो ये अभी से कथकली करने लगी, ये मुंडी क्या हिला रही है आशी? आशी जो उन दोनों की बात सुन करके कहती है, कुछ नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी तैयार हो गया ना, चले नीचे? काव्या जो कहती है, यार तेरा मुँह इतना सड़ा हुआ क्यों है, आज तेरी मेहंदी है, कम ऑन थोड़ा सा खुश हो जा, मुझे फ़ोटोज़ भी खींच रहा तेरे साथ। आशी जो उसकी बात सुन करके कहती है,
हाँ ठीक है, बाद में खींच लेना। और ये बोल करके वो बाहर निकल जाती है। मिली और काव्या जो एक दूसरे को देखती हैं। मिली जो काव्या से कहती है, यार तुझे नहीं लगता कि इसको खुश करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा? काव्या जो कहती है, मेरे भी दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, चल शाम को करते हैं। हाँ वही मिली जो कहती है, हाँ हाँ शाम को ही करेंगे, फिलहाल चलने दे से। दोपहर का वक्त हो चुका था और मेहंदी वाली भी आ चुकी थी। सारे लोग हॉल में गाना बजाना कर रहे थे। कुछ बच्चे जो नाश्ता लेकर इधर उधर भाग रहे थे और कुछ लोग जो आपस में गॉसिपिंग कर करके हंस रहे थे। मगर आशी के कानों में तो जैसे किसी की आवाज़ भी नहीं पड़ रही थी। वो इस वक्त पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। मेहंदी का भी रस्म पूरा होता है। वहीं जैसे ही मेहंदी वाली नाम लिखने के लिए नाम पूछती है, काव्या जो कहती है, आर्यांश नाम लिखना है, लेकिन आशी उसे रोकते हुए कहती है, AR लिखो। मिली और आशी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं। वहीं सुरभि जी ने भी ये बात सुन ली थी। सुरभि जी जो आशी से कहती हैं, AR क्यों लिखवाना है, आर्यांश लिखवाओ ना। आशी जो कहती है, AR मतलब आपको नहीं पता? सुरभि जी जो कहती हैं, मतलब A और R, आर्यांश शहजादा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम शॉर्टकट लिखवा रही हो, मैं भी बेवकूफ़ हूँ। चलो ठीक है, AR ही लिखवा दो। वहीं काव्या और मिली भी कहती है, ओहो AR, दैट्स सो ग्रेट। और ये बोल कर के वो भी वहाँ से जाती हैं और कहती हैं, हमें भी मेहंदी रखवाना है। और ये बोल कर के वो भी मेहंदी वालों के सामने अपने हाथ को कर लेती हैं। सारी औरतें इस वक्त मेहंदी लगवा रही थी और वहीं सारी लड़कियाँ भी। आशी जो उस नाम को देखकर खुश होते हुए कहती है, AR मतलब कभी भी आर्यांश शहजादा नहीं था। A मतलब अश्वनी और R मतलब राठौर। इसके अलावा मैं अपने हाथ पर किसी और का नाम लिखने नहीं दूंगी किसी को। आए बड़े मेरी ज़िंदगी में दखलंदाजी देने। किसी भी हालत में एक बार अमन से कांटेक्ट हो जाता तो शायद कुछ बात बन जाती। आगे जानते हैं आखिर क्या करेगी अब आशी। क्या उसको मिल गया है कोई प्लान, और क्या है मिली और काव्या का आइडिया? क्या वो दोनों आज मिल करके खुश कर पाएंगे आशी को या नहीं? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में। और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।